नमस्कार। अचीवर्स आईसीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। क्विक रिवीजन की इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे संविधान एवं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। विषय को अध्ययन के दृष्टिकोण से हम 3 हिस्सों में वर्गीकृत करेंगे। पहला संवैधानिक विकास का, जिसमें हम देखेंगे कंपनी का शासन, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन का शासन। दूसरा जो हिस्सा है वह है संविधान का निर्माण एवं प्रवर्तन, जिसमें हम कैबिनेट मिशन योजना के बारे में देखेंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसमें संविधान के 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संवैधानिक विकास, जैसा कि हमने इसे 2 हिस्सों में वर्गीकृत किया था। पहला जो भाग था वो था कंपनी का शासन। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पर शासन किया जाता है और सन 1773 से लेकर के 1853 तक विभिन्न अधिनियम लाए जाते हैं, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अधिनियमित किया जाता है। दूसरा जो भाग है वो है ब्रिटिश क्राउन का शासन। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित की जाती हैं और सन 1858 से लेकर के 1935 तक विभिन्न अधिनियम के माध्यम से भारत पर शासन किया जाता है। शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन की संसद का नियंत्रण स्थापित होता है और कंपनी के राजनीतिक प्रशासन के लिए कुछ लिखित नियम बनाए जाते हैं। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी इस अधिनियम के तहत किया जाता है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया जाता है। सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। कंपनी का प्रशासन गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंप दिया जाता है। तो ये इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान थे। अगला देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करती, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, उसका कार्य कंपनी की व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना था। इस प्रकार हम देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य अलग अलग कर दिए जाते हैं। यदि कंपनी भारत में किसी तरह का कोई अपराध करती तो उसकी सुनवाई के लिए इंग्लैंड में एक विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया था। चार्टर एक्ट 1786। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वीटो विशेषाधिकार दिया जाता है और गवर्नर जनरल भारत में मुख्य सेनापति बनाए जाते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के पहले मुख्य सेनापति होते हैं। या यहाँ से प्रश्न निकल कर ये भी आ सकता है कि किस गवर्नर जनरल को भारत का मुख्य सेनापति बनाया गया था। तो ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए जिन्हें मुख्य सेनापति भी बनाया गया था। चार्टर एक्ट 1793। इस अधिनियम के द्वारा अब प्रांतीय गवर्नरों को भी अपने परिषद हेतु वीटो विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है। चार्टर एक्ट 1813। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, परंतु चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर अब भी कंपनी का व्यापारिक विशेषाधिकार बना हुआ है। इस एक्ट के द्वारा कंपनी प्रतिवर्ष अपनी आय से 1 लाख रुपए शिक्षा के प्रचार प्रसार पर खर्च करती। इस तरह का प्रावधान भी इस एक्ट में किया गया था। इसके पश्चात हम देखते हैं कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु मिशनरियों की स्थापना का मार्ग खुलता है। चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक विशेषाधिकार पूर्णतः समाप्त हो जाता है, अर्थात चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब कंपनी विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन जाती है, जिसका कार्य भारत पर सिर्फ और सिर्फ प्रशासन करना रह जाता है। बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल भारत के बनाए जाते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार भी इस अधिनियम में दिया जाता है। साथ ही बैठक में एक विधि सदस्य की नियुक्ति का भी प्रावधान इस अधिनियम के माध्यम से किया जाता है। तो ये इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान थे। चार्टर एक्ट 1853। यह ब्रिटिश भारत के इतिहास का अंतिम चार्टर था। इस अधिनियम के द्वारा संसदीय पद्धति का प्रारंभ भारत में होता है। 6 नए पार्षदों की नियुक्ति का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया और इस परिषद को विधान परिषद कहा गया, जो एक छोटे संसद की तरह दिखती थी और इस प्रकार भारत में संसदीय पद्धति का आरंभ होता है।
साथ ही भारत में समरूप कानून निर्माण के लिए एक विधि आयोग के गठन का भी प्रावधान इस एक्ट में किया गया और इस प्रकार हम देखते हैं कि विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, उनसे असैनिक सेवाओं में भर्ती के अधिकार छीन लिए गए और सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया। इस अधिनियम के बाद 1857 का विद्रोह होता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विफलता व्यापक रूप से सामने आती है। अतः 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी समाप्त कर दिया जाता है। इसके स्थान पर इंग्लैंड में भारत सचिव का एक नया पद बनाया गया और भारत सचिव की सहायता के लिए इंडिया काउंसिल बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया और भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया और ब्रिटेन में भारत सचिव का एक नया पद बनाया गया तथा उसकी सहायता के लिए इंडिया काउंसिल बनाया गया। इंडिया काउंसिल के 15 में से 7 सदस्यों का चुनाव किया जाता था, जबकि 8 सदस्य सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किए जाते थे। इस प्रकार ब्रिटेन की संसद का भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ। भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया और कैनिंग प्रथम वायसराय बने। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी परिषद संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकती थी। गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 किया गया, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता था और इसके 50% सदस्य गैर सरकारी होते थे। गवर्नर जनरल को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल एक बार में अधिकतम 6 माह के लिए अध्यादेश के द्वारा कानून ला सकता था। प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया और इस प्रकार प्रांतीय विधायिका का गठन हुआ तथा शासन का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य: भारत सरकार अधिनियम 1873 के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1874 को भंग कर दिया गया और अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई। भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। परिषद को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न और बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। अन्य मामलों पर भी परिषद को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत बनाए रखा गया, जबकि प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत स्थापित था। गवर्नर जनरल और भारत सचिव की काउंसिल में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गवर्नर जनरल के परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक माना जाता है और इस प्रकार भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुपालन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत होती है और परिषद के सदस्यों को बजट पर संशोधन, पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1919, इसे मांटफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया कि उनका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय परिषद अधिनियम 1919 लाया गया, जिसे मांटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस अधिनियम के द्वारा इंडिया काउंसिल और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। साथ ही केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था का प्रावधान किया गया, जिसके तहत
पहले सदन को केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा कहा गया, जिसकी तुलना हम वर्तमान लोकसभा से कर सकते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या कुल 145 थी, जबकि दूसरे सदन को राज्यसभा कहा गया, जिसमें कुल 60 सदस्य हुआ करते थे। इन दोनों सदनों में बहुमत निर्वाचित सदस्यों का था। इस प्रकार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत होती है और महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। इस अधिनियम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके द्वारा विषयों का विभाजन केंद्र सूची और राज्य सूची में किया गया। विषयों से आशय जिन आधारों पर कानून का निर्माण केंद्र और राज्यों के द्वारा किया जाना था। साथ ही प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। प्रांतीय सूची को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। अवशिष्ट शक्तियाँ अर्थात वे विषय जिन्हें ना तो केंद्रीय सूची में जगह मिली थी, जिन्हें ना राज्य सूची में जगह मिली थी, उन विषयों को गवर्नर जनरल को दे दिया गया, अर्थात अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दे दिए गए। और भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, जिसमें मुस्लिम्स के साथ साथ सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियंस को भी शामिल किया गया। इस अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और सन 1926 में नियमित लोक सेवा आयोग का गठन सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत अधिनियम था, जिसमें कुल 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम के द्वारा इंडिया काउंसिल समाप्त कर दिया गया और अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को शामिल किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संघ में अर्थात केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। पहला सदन संघीय सभा या केंद्रीय सभा या वर्तमान लोकसभा के नाम से जाना गया और दूसरा सदन राज्यसभा के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, जिससे प्रांतों को स्वायत्तता मिली और मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना, जबकि संघ में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, जिससे आंशिक उत्तरदायी शासन की शुरुआत भारत में प्रारंभ होती है। इस अधिनियम के द्वारा विषयों का विभाजन संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची में किया गया। संघीय अर्थात केंद्रीय सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को था। प्रांतीय सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को या राज्य को था, जबकि समवर्ती सूची में केंद्र और प्रांत दोनों कानून बना सकते थे। और अवशिष्ट शक्तियां संघ में गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी उसे जारी रखा गया। अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान किया गया तथा संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिससे भारत में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया और भारी सफलता प्राप्त किया। इस प्रकार संवैधानिक विकास 1773 से लेकर के 1935 तक जो भी महत्वपूर्ण अधिनियम लाए गए वो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना अर्थात संविधान का निर्माण और प्रवर्तन।